इंतजार किया हुआ झटका। परंपराई रेस्टोरेंट में हुई उस घटना के बाद से स्नेहा के मन में सूर्या को लेकर कोई अजीब सा शक घर कर गया था। वो अपने आप से बुदबुदाई, सूर्या कुछ ना कुछ तो जरूर छिपा रहा है, मुझे साफ महसूस हो रहा है, लेकिन क्या? ये जल्दी ही पता लगाना पड़ेगा, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली। इतना कहते हुए वो सोच में डूब गई थी कि तभी दरवाजे की कॉलिंग बेल बज उठी। आवाज सुनते ही स्नेहा उत्साह से दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजा खुलते ही स्नेहा दौड़कर आई और प्रीति को कसकर गले लगा लिया। प्रीति, मेरी प्यारी गुड़िया, अंदर आओ ना, इतने दिनों बाद आज हम दोनों साथ में सोने वाले हैं, कहते हुए स्नेहा ने प्रीति को बाहों में लेकर अंदर ले गई। फिर उसने देखा कि सूर्या दरवाजे पर खड़ा है, प्रीति के पास आने की कोशिश में। स्नेहा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की सी तिरछी मुस्कान के साथ बोली, आओ अंदर मिस्टर सूर्या। उसकी आवाज में थोड़ा ताना और लापरवाही झलक रही थी। इतने दिनों बाद अपने घर लौटने की खुशी में प्रीति उछल कूद करती घूम रही थी। सूर्या धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल हुआ, चारों ओर देखते हुए हर चीज को ध्यान से देख रहा था। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ सूर्या, इतना बड़ा घर पहली बार देखा क्या? जब तक यहां रह रहे हो आराम से सब देख लो। जिंदगी में एक ही बार मौका मिलता है ऐसे बड़े बड़े घरों में रुकने का। सूर्या को देखकर शरारती मुस्कान के साथ बोली स्नेहा। लेकिन स्नेहा की बात पर सूर्या के चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर तो एक अजीब सी उत्सुकता थी। बिल्कुल, इतने बड़े घर तो मैंने अपने सपनों में भी नहीं देखे, सूर्या ने हंसते हुए जवाब दिया और नजरें कमरे की बुक शेल्फ की ओर मोड़ लीं। वाह, यहाँ तो ढेर सारी किताबें हैं, लगता है किसी को पढ़ने का बड़ा शौक है। सूर्या ने बोलते हुए पीछे मुड़कर देखा, पर तब तक स्नेहा वहां से कब की जा चुकी थी। अंदर आते ही स्नेहा प्रीति को अपने कमरे में ले गई। लेकिन आधा घंटा बीत जाने के बाद भी जब प्रीति नहीं दिखी तो सूर्या उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा। प्रीति यहाँ है क्या? बहुत देर से नहीं दिखी, बस सोच रहा था जाकर देख लूं। सूर्या ने इतना कहा ही था कि हेलो मिस्टर सूर्या। स्नेहा झट से बोली, मैं कोई प्रीति को खा नहीं जाऊंगी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसे लेकर आपको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उस पल प्रीति को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो जल्दी से सूर्या की ओर इशारा करके जैसे कह रही थी, उसकी बातों को नजरअंदाज करो, क्योंकि इस घर में रहने का मौका उन्हें स्नेहा की वजह से ही मिला था। इसलिए स्नेहा जो भी कहे सूर्या बस चुप रहा। सूर्या कुछ बोल ही नहीं पाया। और हाँ, एक बात और, आज रात मैं और प्रीति इसी बेड पर सोएंगे, तुम नीचे वाले सोफे पर सो जाना। रात में अगर मैं सोने के बाद तुमने प्रीति के पास आने की कोशिश की तो बस समझ लो अच्छा नहीं होगा। जब तक हम इस घर में हैं, प्रीति सिर्फ मेरी है। ऐसा कहते हुए स्नेहा ने सूर्या को सीधा धमका दिया। उसे देखकर सूर्या को ऐसा लगा जैसे किसी औरत के भेष में कोई गुंडा खड़ा हो। वह बिना कुछ कहे चुपचाप बिस्तर की चादर उठाकर हॉल की ओर निकल गया। जाते जाते उसने एक बार प्रीति की तरफ मुड़कर देखा। प्रीति भी उसी की ओर देख रही थी। स्नेहा ने दोनों को देखते ही कहा, बस बस, तुम्हारा ये रोमांटिक लुक अब और नहीं झेल सकती मैं। इतना कहते ही प्रीति ने झट से हंसी दबाकर ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ समझ ही न आया। सूर्या भी जल्दी जल्दी अपनी चादर उठाकर हॉल की तरफ निकल गया। हॉल में सोफे पर लेटा सूर्या देर तक करवटें बदलता रहा। नींद उसे बिल्कुल नहीं आ रही थी। तभी उसे याद आया कि उसके फोन में चार्ज ही नहीं है। वह उठकर पास वाले चार्जिंग पॉइंट में अपना मोबाइल लगाकर फिर वापस सोफे पर आ गया। प्रीति के घर में जो बेड उसे मिला था उसकी तुलना में यह सोफा कहीं ज्यादा मुलायम और आरामदायक लगा। सूर्या इस सोच में डूब गया कि वह अब इस मुसीबत से आखिर कैसे बाहर निकलेगा। यही सोचते सोचते उसकी आंखें हल्की सी बंद होने लगीं। तभी उसका मोबाइल फोन बजने लगा। सूर्या ने फोन उठाकर देखा। स्क्रीन पर एडवोकेट वासुदेवन का नाम चमक रहा था। कॉल अटेंड करने से पहले उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। फिर बोला, वेकेशन हाउस प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? दरअसल आरएसबी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था यह वेकेशन हाउस प्रोजेक्ट, जिसकी जिम्मेदारी वासुदेवन के पास थी। वासुदेवन ने जवाब दिया, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है सूर्या, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। उसे ठीक करने के लिए कुछ इक्विपमेंट आने बाकी है। वो उपकरण अभी आने बाकी हैं, इसलिए 2 दिन के लिए काम रोकना पड़ा है। ऐसे कहते हुए एडवोकेट वासुदेवन सूर्या को पूरे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट दे रहे थे। तभी अचानक दरवाजे की घंटी लगातार बजने लगी। सूर्या ने तुरंत फोन काट दिया। इस वक्त कौन हो सकता है? सोचते हुए उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 10 बजने में बस 5 मिनट बाकी थे। घंटी लगातार बजती जा रही थी।
सूर्या जल्दी से उठकर दरवाजे की ओर गया और उसे खोला। दरवाजे पर सफेद कोट सूट पहने एक आदमी घुटनों के बल बैठा था और उसके हाथों में लाल गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता था। सूर्या कुछ पूछ पाता उससे पहले ही, स्नेहा, तुम कुछ मत बोलो। ये लाल गुलाब तुम जैसी ही खूबसूरत है। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं। बस तुम इस गुलाब के कांटों की तरह मुझे चुभ मत जाना। वह सामने कौन खड़ा है ये जाने बिना ही लड़का कविताओं की बारिश करता जा रहा था। उसे देखकर सूर्या अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। उसके मन में आया, क्या सच में कोई पागल ऐसा भी है जो स्नेहा से प्यार करता है? ये सोचकर वह और भी ज्यादा हंसने लगा। तभी स्नेहा की जगह किसी मर्द की आवाज सुनकर वो सफेद सूट पहने लड़का चौंक गया और आंखें खोलकर देखने लगा। कौन हो तुम? मेरी डार्लिंग, स्नेहा के घर में इस वक्त क्या कर रहे हो? इतना कहकर उसने गुस्से में सूर्या की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। उसने गुस्से में सूर्या की शर्ट का कॉलर कसकर पकड़ लिया था। उसकी आंखों में क्रोध ऐसे जल रहा था जैसे आग भड़क उठी हो। सूर्या ने उसके हाथों को झटका देकर अलग किया और शांत स्वर में बोला, मैं सूर्या हूं, स्नेहा का दोस्त। तुम कौन हो? लड़का गुस्से से चिल्लाया, झूठ, ये सब झूठ है। क्या कहा तुमने? सूर्या, इस शहर में स्नेहा का कोई दोस्त उस नाम से नहीं है। स्नेहा और तुम्हारा रिश्ता क्या है? सिर्फ दोस्ती ही है क्या? सूर्या ने फिर भी धैर्य नहीं खोया और शांत मन से समझाने लगा कि वह सच में सिर्फ स्नेहा का पुराना दोस्त है और कुछ नहीं। फिर भी उस लड़के ने सूर्या की बात पर यकीन नहीं किया। वह चिल्लाने लगा और गुस्से में स्नेहा को पुकारने लगा। इसके बाद उसने दरवाजा रोककर खड़े सूर्या को धक्का दिया और जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की। सूर्या ने सख्त लहजे में कहा, सॉरी भाई, लेकिन तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। लड़का और भड़क गया। उसने स्नेहा का नाम जोर से पुकारा, लेकिन लंबे समय तक कोई जवाब नहीं आया। गुस्से में वह फिर सूर्या की ओर बढ़ा और बोला, जानते हो मैं कौन हूं? स्नेहा से शादी करने वाला हूं मैं, और तुम में इतनी हिम्मत कि मुझे अंदर जाने से रोक रहे हो। इतना कहकर उसने हाथ उठाया मानो सूर्या को मारने ही वाला हो। अगर यह पुराना सूर्या होता तो इस वक्त उसका हाथ टूट चुका होता, लेकिन अब स्नेहा की वजह से, घर के अंदर होने की वजह से सूर्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि लड़के की उंगलियों की हड्डियां जैसे चटकने लगीं। दर्द से वह चीखते हुए सूर्या के सामने घुटनों के बल बैठ गया। सूर्या ने ठंडे लहजे में पूछा, अब बोलो, अंदर जाना है क्या? वह दर्द से तड़पते हुए बोला, नहीं जाऊंगा, बस मेरा हाथ छोड़ दो। दूसरे हाथ से सूर्या की पकड़ छुड़ाने की कोशिश करते हुए वह चिल्लाने लगा। इतने में उसकी चीख सुनकर स्नेहा वहां आ गई। यहां क्या हो रहा है? उसने गुस्से में सूर्या की ओर देखते हुए पूछा। इतनी देर तक सूर्या और उस आदमी की झड़प स्नेहा छिपकर देखती रही। सूर्या ने भी यह बात नोटिस कर ली। उसे अब साफ समझ आ गया कि सफेद सूट पहनकर आया ये आदमी स्नेहा का पहले से जान पहचान वाला है और स्नेहा ने जानबूझकर उसे इस झमेले में फंसाया है। सफेद सूट वाला आदमी स्नेहा की ओर गुस्से से देखकर बोला, स्नेहा, ये कौन है? रात के इस वक्त तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? स्नेहा ने बिना झिझक जवाब दिया, ये मेरा दोस्त है। लड़का हैरानी से स्नेहा की ओर देखने लगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक स्नेहा सूर्या के साथ ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वह उसका ड्राइवर हो, और अब अचानक उसे दोस्त बता रही थी। क्या बकवास है ये? तुम्हारा ये दोस्त रात के वक्त यहाँ क्या कर रहा है? एक लड़की घर में अकेली है और ये लड़का इस समय यहाँ क्या करने आया है? तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? वह अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि स्नेहा गुस्से में पलटकर बोली, तुम्हें क्या लेना देना? मैं इसके साथ जो चाहूं करूं। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? स्नेहा ने उसकी ओर देखना तक जरूरी नहीं समझा। गुस्से में वह उसका हाथ पकड़कर उसका चेहरा जबरदस्ती अपनी तरफ घुमा देता है और गरज कर कहता है, मैं वो आदमी हूं जिससे तुम शादी करने वाली हो, और इस भरत जैसे आदमी के सामने तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तभी सूर्या को पहली बार पता चला कि उस आदमी का नाम भरत है। अब तक वह यह भी नहीं जान पाया था कि यह कौन है, और उसी अनजान शख्स से उसकी इतनी भयंकर लड़ाई हो गई थी। लड़ाई के बाद सूर्या को भरत के बारे में सब पता चल गया। भरत का परिवार पीढ़ियों से बिजनेस की दुनिया में नाम कमा चुका था। एक अमीर घमंडी खानदान जिसे कभी तकलीफ का मतलब तक नहीं पता था। भरत खुद भी वैसा ही था, जो चाहता उसे हर हाल में हासिल कर लेता। खासकर औरतों के मामले में वह खुद को मनमत समझता था। ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो उसके पीछे न पड़ी हो, और उसने भी कई लड़कियों से प्यार
का नाटक कर उनके साथ रंगीन रिश्ते बनाए थे। स्नेहा और भरत के परिवारों ने तो बचपन में ही उनका रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन भरत की जबरदस्ती, उसका पीछा करना और बदतमीजियां झेलते झेलते स्नेहा तंग आ चुकी थी। इसलिए वह पढ़ाई के बहाने विदेश चली गई। अब जब भरत फिर से उसकी जिंदगी में घुस आया तो उसकी जुल्म से छुटकारा पाने के लिए स्नेहा ने सूर्या की मदद से उसे भगाने की योजना बनाई। उस आदमी का रवैया इतना घमंडी और दबंग था कि उसे देखकर ही बुरा लग रहा था। उसने यह सब कहते हुए अपनी आंखें घुमाकर स्नेहा की ओर देखा। सम्मान से बात करो, शांत रहना तुम्हारे लिए बेहतर है। स्नेहा और तुम्हारा हमारे साथ हम दोनों का कोई नाता नहीं है, इसमें बेवजह मत घसीटो। सूर्या ने उसे कई बार सख्ती से आगाह किया। भरत ने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा, ओह, मैं तो वही हूं जो उससे शादी करने वाला हूं। मुझे कुछ भी पूछने नहीं दिया जाएगा। मुझे शांत रहना ही होगा, बस ऐसा ही है। सूर्या के पास उसे चुप कराने के अलावा और कोई रास्ता न देखकर वह भरत पर हावी हो गया और गले पर पकड़ डालकर उसे शांत कर दिया। सूर्या का थप्पड़ इतना जोरदार था कि भरत की आंखों से आंसू निकल आए, उसका चेहरा सूज गया और मुंह से शब्द तक नहीं निकल पाए। सूर्या ने सख्त लहजे में कहा, अब जो करना है कर ले, लेकिन यहां से शांति से निकल जा। भरत गुस्से से चीखा, अरे स्नेहा, तू किसी और के इशारे पर मुझसे हाथ उठवा रही है। मेरे जैसा आदमी तू किसी अनजान के लिए छोड़ रही है। इस भरत को वो नहीं जानता, पर बहुत जल्दी जान जाएगा। फिर ताने मारते हुए बोला, रवि कुमार के घर का निकम्मा दामाद तू ही तो है ना? ठीक है, अब मैं दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। यह कहकर भरत अपने गाल को सहलाते हुए वहां से चला गया। सूर्या ने उसकी ओर जाते हुए देखा, फिर स्नेहा की तरफ मुड़कर पूछा, प्रीति सो गई क्या? जब सूर्या को यह यकीन हो गया कि प्रीति अच्छी तरह सो रही है, तभी उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन स्नेहा के मन में यह बात खटकती रही कि सूर्या ने उससे कुछ भी नहीं पूछा, न भरत के बारे में, न ही उस पूरी घटना पर कोई सवाल किया। स्नेहा ने झुंझलाते हुए कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, इतनी हिम्मत रखने वाला तुम अपने घर वालों के सामने इतना डर कर क्यों बर्ताव करते हो? सूर्या ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप घर के अंदर चला गया। अगले 2 दिन सूर्या और प्रीति स्नेहा के घर पर ही रहे। इन 2 दिनों में कई बार वनीथा ने प्रीति को फोन किया, लेकिन प्रीति ने एक भी कॉल नहीं उठाई। उसने ठान लिया था, जब तक मैं सूर्या से माफी नहीं मांगती तब तक उस घर में कदम नहीं रखूंगी। उसी वक्त सूर्या को एडवोकेट वासुदेवन का फोन आया। वासुदेवन ने घबराए हुए लहजे में पूछा, सूर्या, क्या तुमने पिछले 2 दिनों में अखबार या कोई न्यूज आर्टिकल देखा ही नहीं? हमेशा शांत और संयमित रहने वाले वासुदेवन की इस बेचैनी को सुनकर सूर्या चौंक गया। उसने पूछा, क्या हुआ सर, इतनी घबराहट क्यों? वासुदेवन ने जल्दबाजी में कहा, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर कुछ भेजा है, पहले वो देखो। और यह कहकर कॉल काट दिया। सूर्या ने तुरंत मोबाइल खोला और व्हाट्सएप पर भेजा गया मैसेज खोला। जैसे ही उसने अखबार की वो खबर पढ़ी, उसका चेहरा हैरानी से जम गया। वह बिल्कुल ऐसी बात की उम्मीद नहीं कर रहा था। आखिर वो कौन सी खबर थी जिसने सूर्या को अंदर तक हिलाकर रख दिया?